थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर। अब शुरू करते हैं हम साइकियाट्रिक का सबसे पहला टॉपिक और वो है ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो दोस्तों याद रखिए, वन बाय वन करके हम आप सबको सिखाने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे किए जाएंगे। तो याद रखिए, ईटिंग डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन श्योर ही हमें एग्जाम्स के अंदर मिलता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, पहली बात ये समझिएगा। एनोरेक्सिया यानी कि खाना ही नहीं खाना, खाना ही नहीं खाना, नहीं खाना। यदि अगर खाना ही नहीं खाना मीन्स मैं कहूँ दोस्तों कि कोई फीमेल है या कोई भी पर्सन है, यदि अगर उसको लगता है कि मोटापा आ जाएगा और इसके डर की वजह से अगर वो व्यक्ति फूड ही ईट नहीं कर रहा है, तो एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जस्ट रिफ्यूज टू ईट द फूड, देन दिस इज द एनोरेक्सिया। यदि अगर खाता है लेकिन खाने के बाद में कुछ ऐसे तरीके अपनाता है कि जितना खाया है उतना वापस निकाल देता है, तो जितना खाया है उतना बाहर निकाल देता है। रंगलाल थैंक यू डियर, थैंक यू। जितना खाया है उतना बाहर निकाल दे, तो डेफिनेटली याद रखिए दोस्तों, इसको हम कहते हैं बुलिमिया। तो बुलिमिया का मीन्स जितना खाया उतना गवाया, उतना गवाया। जितना खाया उतना गवाया। डायलॉग शूट हो रहा है किस पर? बुलिमिया के ऊपर। खाना ही नहीं खाया, एनोरेक्सिया। याद रखिए, तीन बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जब एनोरेक्सिया होगा और बुलिमिया होगा तो बिहेवियरल फाइंडिंग्स क्या रहेंगी, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या रहेंगी और फिजिकल फाइंडिंग्स क्या रहेंगी। तो फ्रेंड्स, हमें तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या तो क्वेश्चन आएगा बिहेवियरल फाइंडिंग, यानी इन दोनों टाइप के पर्सन्स का बिहेवियर कैसा होगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा इनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा होगा, और थर्ड क्वेश्चन आएगा इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। तो आइए तैयार हो जाइएगा जानने के लिए। सबसे पहले मैं एनोरेक्सिया की बात करता हूं दोस्तों। तो एनोरेक्सिया का जो पेशेंट है उसका बिहेवियरल फाइंडिंग क्या होती है, यानी इसके बिहेवियर में हमें क्या ऐसी चीजें मिलेगी जिससे कि हम ये समझ जाएंगे कि इसको एनोरेक्सिया हो रहा है। ध्यान से सुनना जस्ट गाइस, ये सेल्फ स्टार्वेशन को प्रेफर करने वाले क्लाइंट्स हैं। सेल्फ स्टार्वेशन, अपनी मर्जी से ये भूखमरी झेल रहे हैं, अपनी मर्जी से खाना नहीं खा रहे हैं। तो सेल्फ स्टार्वेशन यदि कहा जाए तो जस्ट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना आप। यदि मैं कह दूं आपसे कि सेल्फ स्टार्वेशन जस्ट इंडिकेटिंग द विच साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, तो आपका जवाब आ जाएगा एनोरेक्सिया। अपनी मर्जी से स्टार्वेशन को प्रेफर करना, दिस इज द इंडिकेटिंग एनोरेक्सिया। क्लियर। देन आफ्टर रिचुअल रिगार्डिंग ऑफ द फूड्स, ईटिंग और वेट लॉस, इनके माइंड के अंदर कुछ ऐसे रीति रिवाज भी हो सकते हैं जिनकी वजह से एनोरेक्सिया होता है। तो याद रखना, कुछ रीति रिवाजेस के कारण, रिचुअल्स की वजह से, जो कि खाने से संबंधित है, ईटिंग से संबंधित है या वेट लॉस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इनकी वजह से भी एनोरेक्सिया हो जाता है। तो सेकंड थिंग इज दैट, तो बिहेवियर के अंदर यानी माइंड सेट के अंदर फूड से रिलेटेड रिचुअल्स किसी के ब्रेन में है, खाने से रिलेटेड, ईटिंग से रिलेटेड रिचुअल्स किसी के ब्रेन के अंदर हैं, या फिर वेट लॉस को लेकर कुछ रिचुअल्स यदि माइंड के अंदर है। यदि सेल्फ स्टार्वेशन क्लाइंट फॉलो कर रहा है तो वो पेशेंट एनोरेक्सिया वाला पेशेंट है। कौन सा है दोस्तों? एनोरेक्सिया वाला। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक को बहुत अच्छे से समझना। क्लिनिकल पिक्चर जितना क्लियर होगा, एग्जाम में साइकियाट्रिक की आंसरिंग करना उतना ही आसान होगा। साइकियाट्रिक के क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, और हो सकता है आपको 10 मार्क्स इस लेक्चर की वजह से मिल जाए नॉर्सेट के अंदर। अंडरस्टैंड? तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव प्लीज। जबकि मैं कहता हूं नेक्स्ट क्या होगा? बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर करता है टू डिक्रीज वेट। अब आती है बात कि ये कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करता है, कौन सा बिहेवियर करता है जिससे कि क्या बोला मैंने दोस्तों, जिससे कि
इसका वेट कम हो जाए, तो याद रखना पर्जिंग, एक्सरसाइज, यूज ऑफ द लैक्सेटिव्स, एनिमास और डायूरेटिक्स। यानी कि दोस्तों ये कुछ ऐसा बिहेवियर करता है जिससे कि वेट कम होता हो, यानी कि ये क्लाइंट पर्जिंग भी कर सकता है। यानी कि डिफरेंस अगर मैं कहूं तो पर्जिंग भी कर सकता है। डिफरेंस दोनों के अंदर ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि बिंज ईटिंग के बाद पर्जिंग केवल यही करेगा, बिंज ईटिंग के बाद पर्जिंग केवल बुलिमिया वाला ही करता है, दैट इज नॉट अ फैक्ट। तो याद रखना बिंज ईटिंग देन पर्जिंग, विदाउट ईटिंग देन पर्जिंग, दिस इज द एनोरेक्सिया, बिंज ईटिंग देन पर्जिंग, दिस इज बुलिमिया। तो पर्जिंग, exercise, use of laxatives or enemas and diuretics, these are some of the methods they are using by the client with anorexic, or it may also be used by the bulimic patient। तो वेट लॉस के लिए बुलिमिक भी सेम मेथड्स यूज करता है, और सेम मेथड ही जस्ट याद रखिए दोस्तों, बिहेवियर टू वेट, पर्जिंग, एक्सरसाइज, यूज ऑफ लैक्सेटिव, एनिमास एंड डायूरेटिक, सेम मेथड्स को ही यूज करता है। कौन? सेम मेथड्स को ही यूज करता है दोस्तों सेम बुलिमिया वाला पेशेंट। यार वॉइस जो है इससे ज्यादा नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को वॉइस प्रॉपर आ रहा होगा, आई होप, उम्मीद करता हूं। और जिनको वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ध्यान रखें, इससे ज्यादा नहीं होगा, राइट? सही है यार, ठीक है ना? चलिए, रंगलाल, जिंदगी मंजिल नहीं सफर है, चलते रहो। वेरी गुड, चलते रहो। तो ध्यान से सुनिए, डिस्टर्ब ना करें अब मेरे को, क्योंकि डिस्टर्बेंस करते हो आप लोग तो उससे पूरा रिदम बिगड़ जाता है और फिर लेक्चर का मजा बिगड़ जाता है। इसलिए प्लीज गाइस, पढ़ाने में मुझे वाकई खो जाने दो। जब मैं पढ़ाने में खो जाता हूँ ना, तो पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग ही होता है, और मैं चाहता हूं मुझे खो जाने दो, मुझे रोको ना, मुझे खो जाने दो, मुझे केवल पढ़ाने में खो जाने दो और आप बस पढ़ो, फिर देखो आप मजे आपके। यानी एग्जाम नॉर्सेट यूं ही क्रैक हो जाएगा, ऐसे ही मजेदार तरीके से मुझे पढ़ाने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो याद रखिए, मैंने कहा रिचुअल रिगार्डिंग वाला, रिचुअल वाला क्वेश्चन यदि कहा जाए दोस्तों कि कौन से क्लाइंट्स को फूड फैक्ट्स के रिगार्डिंग रिचुअल्स होते हैं, तो याद रखिए आंसर जाएगा एनोरेक्सिया। सेल्फ स्टार्वेशन किसके रिगार्डिंग? एनोरेक्सिया के रिगार्डिंग। बिहेवियर्स ये भी करता है, चाहे एनोरेक्सिक क्लाइंट है या बुलिमिक क्लाइंट है, दोनों के अंदर जो वेट डिक्रीज करने के बिहेवियर होंगे दोस्तों वो सेम होंगे। ये भी वेट को डिक्रीज करने के लिए सेम मेथड्स यूज करता है, और याद रखिए बुलिमिक पेशेंट भी सेम मेथड्स यूज करता है। बस याद रखिए, मेजर डिफरेंस इज दैट it is the self starvation have the rituals regarding the food eating and weight loss, but this client with the bulimia have the rapacious secret binging and then purging। यानी ये बहुत ज्यादा खाता है और खाने के बाद उगल देता है, खाता है और खाने के बाद निकाल देता है। तो कौन सी ईटिंग डिसऑर्डर है? बुलिमिया। खाता ही नहीं है तो कौन सी ईटिंग डिसऑर्डर है? एनोरेक्सिया। ये तो हुए दोस्तों इन दोनों के बिहेवियर के अंदर फाइंडिंग्स, यानी ये कुछ इस तरह का व्यवहार करता है, ये क्लाइंट्स कुछ इस तरह का व्यवहार करता है। आइए जानते हैं इनका साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या होता है। यानी कि साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स में अगर हम डिस्कस करें डिफरेंस की, तो याद रखना दोस्तों फिजिकल फाइंडिंग्स में देखिएगा सबसे पहले, फिर साइकोलॉजिकल फाइंडिंग दिखाऊंगा। फिजिकल फाइंडिंग में वेट लॉस 15% बिलो द आइडियल, यानी कि जो एनोरेक्सिक क्लाइंट्स होते हैं और फिजिकली कैसे दिखेंगे और बुलिमिक क्लाइंट्स होते हैं वो फिजिकली कैसे दिखेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंसेस अभी आपके सामने आ जाएगा। याद रखना जो एनोरेक्सिक होते हैं उनका वेट आइडियल वेट की तुलना में लगभग 15% कम होता है। पहली बात, कितना परसेंट कम बोला मैंने? अरे भाई बोलो, आइडियल वेट से लगभग 15% वेट कम होता है। दूसरी बात यदि कहा बुलिमिया वालों का, तो याद रखना वेट इज यूजुअली नॉर्मल, जबकि बुलिमिया वाले पेशेंट्स का वेट यूजुअली नॉर्मल हुआ करता है। कैकेक्सिया इज अ फाइंडिंग विद द फिजिकल फाइंडिंग विद द
एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का जो पेशेंट होगा ना, वो देखने में ऐसा लगेगा कंकाल जैसा। कैसा? कंकाल जैसा। आंखें बहुत ज्यादा अंदर घुस जाएगी, यहां से गाल की जो ये हड्डी है ना, ये ऐसे बाहर उभर करके लट्टू जैसे आ जाएंगी। तो याद रखना, बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे कंकाल है, स्केल्टन है। तो सेम स्केल्टन जैसी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस किसकी होती है? एनोरेक्सिया वालों की होती है। इसे कहते हैं दोस्तों कैकेक्सिया। तो कैकेक्सिया में क्या होता है? शंकन आइज, प्रोट्रूडिंग बोन्स और ड्राई स्किन। तीन फाइंडिंग्स याद रखिएगा, शंकन आइज, प्रोट्रूडिंग बोन्स और ड्राई स्किन। दिस इज द फीचर ऑफ एनोरेक्सिक पेशेंट्स। क्लियर है दोस्तों? भूखा रहते रहते स्टारवेशन की वजह से यदि अगर ये फीमेल्स हैं तो इन्हें एमनोरिया हो जाता है, धड़कनें घट जाती है, टेम्परेचर घट जाता है, गर्मी बॉडी में नहीं रह पाती है। देखो क्या क्या हुआ, एमनोरिया हो गया है, यानी कि पीरियड्स आना बंद हो गए, पल्स भी बिल्कुल कम रहने लगी, बॉडी के अंदर टेम्परेचर, गर्मी भी नहीं है। याद रखिए, लेनुगो ऑन द फेस, फेस के ऊपर हल्के से इस तरह के हेयर्स ग्रो कर जाते हैं जिसे हम लेनुगो कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, बहुत अधिक ठंड लगने लगी। क्यों लगने लगी? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। अरे भाई बोलो, क्लियर है बात? दूसरी तरफ मैं कहूं कि भाई बुलिमिया वालों का फिजिकल फाइंडिंग कैसा होता है? फिजिकली ये लोग किस तरह के दिखेंगे आपको? तो वेट इनका नॉर्मल भी हो सकता है, मे बी डिक्रीज और डिक्रीज फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, के प्लस घट जाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है फ्रेंड्स? वॉमिटिंग यदि अगर क्लाइंट कर रहा है या फिर एनिमा यूज कर रहा है तो बॉडी में से एक्सेसिव के प्लस लॉस हो जाएगा, और इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो याद रखना दोस्तों, हाइपोकैलिमिया हो जाएगा। किसको होगा हाइपोकैलिमिया? जिसको बुलिमिया हो रहा है उसे हो जाएगा हाइपोकैलिमिया। याद रखिए दोस्तों, मेटाबॉलिक एल्कैलोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एल्कैलोसिस क्यों हो गया? क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से बॉडी में से क्या होगा? HCl का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस होगा, और HCl का लॉस हो जाने की वजह से, क्योंकि HCl का लॉस क्यों हुआ? वॉमिटिंग इंड्यूस कर रहा है, और वॉमिटिंग में क्या बाहर एक्सक्रीट हो रहा है? गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर एक्सक्रीट हो रहा है वॉमिटिंग से, और इसीलिए दे सफर विद द मेटाबॉलिक एल्कैलोसिस। दे सफर विद द मेटाबॉलिक एल्कैलोसिस। क्या हो जाएगा इनके? मेटाबॉलिक एल्कैलोसिस हो जाता है। बात समझ गए दोस्तों? दूसरी तरफ डिहाइड्रेशन हो जाता है। अंडरस्टैंड? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, डेंटल कैरीज। याद रखिए, ये आपको एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन देने वाला है। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन याद रखिए, लॉस ऑफ डेंटल इनेमल और डेंटल कैरीज का क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें ये एग्जाम के अंदर दे सकता है। क्या क्वेश्चन दे सकता है? याद रखिए, एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि बताइए डेंटल कैरीज और या फिर लॉस ऑफ डेंटल इनेमल इज द फाइंडिंग इन केस ऑफ विच ईटिंग डिसऑर्डर? बुलिमिया में या फिर एनोरेक्सिया के अंदर? अगर कॉन्सेप्ट आप समझते हो तो आंसर तोरी गवारा नहीं, तेरे लिए ही दर्द सहा है,
तेरे बिना कुछ और नहीं। चलो आ गई 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 भाई, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो और ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा दोस्तों ये मैथ सर्च का क्वेश्चन और ये मैथ सर्च का क्वेश्चन दोनों ही बुलिमिया के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि डेंटल कैरीज और लॉस ऑफ डेंटल इनेमल, दिस इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम। एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन भी देने वाला है, ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन देगा? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब ये पेशेंट क्या करता है, जब ये पेशेंट पर्जिंग करता है ना, पर्जिंग का मतलब क्या है? जब ये पेशेंट वापस से खाया पिया निकालता है ना, तो इससे क्या होता है, यानी कि जो स्टोमक से वॉमिटिंग होती है उसमें HCl होता है और ये HCl किसके संपर्क में आता है? टीथ के संपर्क में आता है और इस वजह से दोस्तों टीथ पे से धीरे 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 एनेमल का लॉस होने लग जाता है। देव कुमार थैंक यू सो मच, देव कमल थैंक यू सो मच डियर। टीथ के संपर्क में HCl के आने की वजह से एक तो एनेमल धीरे धीरे टीथ का फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट टीथ के अंदर कैविटीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डेंटल कैरीज एंड लॉस ऑफ एनेमल इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ द बुलिमिया। Hypokalemia is the finding of the bulimia. Then after the metabolic alkalosis is the finding of bulimia. Self-starvation is the finding of anorexia. Binge eating then purging, this is the finding of the bulimia. यानी खाना ही नहीं खाना, दिस इज एनोरेक्सिया। खाया पिया कुछ काम नहीं आया, दिस इज द बुलिमिया। आई होप आर यू सेटिस्फाई विद मी? यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे बोलो, आप बोलो भाई यस और नो। अरे भाई बोलो यस और नो, बात समझ गए ना? क्लियर है? देन आफ्टर नेक्स्ट बात करता हूं, बीपी घट जाएगा दोस्तों, कार्डियक डिसरिथमियास, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, पैरोटिड एनलार्जमेंट और एक्सेसिव कंसर्न अबाउट द वेट एंड शेप। ये बॉडी के वेट को लेकर के, बॉडी की शेप को लेकर के काफी सीरियस होते हैं और इन लोगों को लगता है कि इनका वेट बढ़ जाएगा। यानी सिंपली मैं कहूं दोस्तों, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होती है? तो इरेशनल फियर ऑफ द बीइंग फैट। इनको क्या होता है, बिना कारणवश ऐसा डर होता है कि कहीं ये मोटे ना हो जाए, फेट ना हो जाए, और एक्सेसिव कंसर्न अबाउट द वेट और शेप। क्लियर है? यदि दोनों की साइकोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर डिफरेंस करेंगे तो साइकोलॉजिकल इरेशनल फियर ऑफ बीइंग फैट और एक्सेसिव कंसर्न अबाउट द वेट और शेप। याद रखिए दोस्तों, ये था बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी ईटिंग डिसऑर्डर्स। एक बार मुझे आप सब लोग फाइनल जवाब दे दीजिएगा, आप सबको बात समझ में आ गई है क्या? दोनों डिसऑर्डर से क्या क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, और काफ़ी सिंप्लीफाई करके मैंने आप सबको ये साइकियाट्रिक का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया दोस्तों। एंड फर्स्ट टॉपिक इज़ वेरी एक्सीलेंट, ईटिंग डिसऑर्डर्स। उम्मीद करता हूँ आप सबको बात समझ में आ गया होगा। हो सकता है आज क्लास रात को 1 बजे तक भी चल सकती है, आई डोंट नो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है पूरा करना है हमें, और इस सब्जेक्ट को समझाने के लिए भी आप सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप कह दें तो मैं चाय पी लूं? चलने दीजिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है साइकियाट्रिक के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। आइए समझते हैं सेकंड कैटेगरी में एंजाइटी डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स जनरलाइज्ड एंजाइटी, यानी कि डेली लिविंग में होने वाला एंजाइटी। जनरलाइज्ड एंजाइटी कब बोलते हैं? पहली बात ये सुनिएगा, एक्सेसिव एंजाइटी फॉर 6 मंथ, हाइपर विजिलेंस, हाइपर विजिलेंस का स्टेट ऑफ इंक्रीज्ड अलर्टनेस।
हाइपर विजिलेंस जनरलाइज्ड एंजाइटी वाले पेशेंट्स के अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस मींस क्या होता है? पहली बात समझ लें आप कि जस्ट गाइस स्टेट ऑफ इंक्रीज्ड अलर्टनेस, स्टेट ऑफ इंक्रीज्ड अलर्टनेस, दिस इज हाइपर विजिलेंस। तो हाइपर विजिलेंस इज द फाइंडिंग ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी। क्लियर है? वैसे कहते हैं हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर तब बोलेंगे जब लगभग इसको 6 मंथ से एंजाइटी हो रहा हो, तो दिस एंजाइटी इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी, ये व्यक्ति अपनी चिंता को कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी कैसा होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी वाला? तो इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी एंड 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम्स। अब हम कह रहे हैं कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल वरी। पहली बात हमने बोला ये आपने वरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लस साथ के साथ ही अब हम आपसे कह रहे हैं कि 3 या मोर देन 3 क्लिनिकल फीचर्स शुड बी प्रेजेंट। यदि अगर ऐसा हो रहा है, और ऐसा कब से हो रहा है? 6 मंथ से हो रहा हो ना किसी क्लाइंट को, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कब बोला जाता है? सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी मोर देन 6 मंथ, प्लस अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें से 3 या 3 से ज्यादा क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट हैं, तो डेफिनेटली इसका डायग्नोसिस क्या बन जाएगा? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आइए समझते हैं वो कौन से 3 फीचर्स हैं। सबसे फर्स्ट फीचर होगा रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, इजीली फटीग, डिक्रीज कंसंट्रेशन। क्या बोला? कि क्लास पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, इरिटेट हो जाता है, रेस्टलेस है, देन मसल टेंशन बढ़ा हुआ है, मारने काटने पर उतर सकता है, मस्कुलर टेंशन इज इंक्रीज्ड whereas alertness is decreased. Alertness, concentration is reduced, but muscle tension is increased. Then tachycardia, chest tightness, then sleep disturbances, tremor, then dizziness और diaphoresis. याद रखिए इनमें से कोई भी 3 फीचर यदि अगर 6 मंथ से ज्यादा समय से क्लाइंट को हो रहे हैं और ये अपनी टेंशन को, एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसका जो डायग्नोसिस बनेगा वो होगा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अरे भाई बोलो, अरे गज्जू भाई बोलो, गणपति बब्बा मौर्या, बोलना ध्यान से, गणपति बब्बा, यही आपको बेड़ा पार लगाएंगे। याद रखिए इजीली फटीग, इरिटेबल, रेस्टलेस, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड हो रहा है, मसल टेंशन बढ़ा हुआ है, टैकीकार्डिया हो रहा है, चेस्ट में टाइटनेस है, देन स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, ट्रेमर, डिजीनेस, डायफोरेसिस। इफ 3 फाइंडिंग्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ देम, इनमें से 3 फाइंडिंग्स यदि हैं, तो दिस इज द जनरलाइज्ड एंजाइटी। फ्रेंड्स, सेकेंड एंजाइटी का जो कैटेगरी होता है वो होगा पैनिक एंजाइटी। और पैनिक एंजाइटी सुनिएगा क्या बोलते हैं, पैनिक अटैक लास्टिंग फ्रॉम 10 to 30 मिनट। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा पैनिक एंजाइटी को लेकर के, क्या होगा? पैनिक एंजाइटी का ड्यूरेशन कितना होता है? क्लियर? तो याद रखिए मेरे दोस्तों, 10 से लेकर 30 मिनट तक पैनिक अटैक होता है। क्लियर?
गज्जू क्या कह रहा है? जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, तो ही मिले न जब अपना। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। 2 घंटे में बयां हो जाएगी। चलिएगा, पैनिक एंजाइटी का क्या क्वेश्चन आता है? मैंने कहा इसका ड्यूरेशन कितने समय तक पैनिक एंजाइटी सबसाइड हो जाता है, तो मिनिमम 10 to 30 मिनट। अरे भाई बोलो। नेक्स्ट होता है दोस्त फोबियाज, और फोबियाज अनरियलिस्टिक फियर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो रियल में ना है, रियल में ना है वो फोबिया है। क्या बोला मैंने? अरे जो रियल में ना है वो क्या है? फोबिया है। और फोबिया में स्पेशली 2 फोबियाज ध्यान रखना आप, और याद रहे ना रहे, दुनिया में असंख्य फोबियाज हैं। आजकल लोगों को पता चल जाए कि क्या, बस फोबिया की डिस्कवरी हो जाती है। तो याद रखना, आप तो केवल 2 फोबिया में जो कह रहा हूं वो याद रख लेना। अगर हाइट से किसी को डर लगता हो तो एक्रोफोबिया कहते हैं, और ओपन प्लेसेस से, ओपन स्पेसेस से, जैसे घर है, खुला हुआ है, वहां व्यक्ति नहीं रह सकता, वो कहता है मुझे पूरा बंद कमरा चाहिए, बंद घर चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई खा जाएगा, कोई नहीं खाएगा, लेकिन ओपन प्लेसेस से डर लगे तो इसको एगोराफोबिया कहते हैं। अरे भाई मेरे बोलो, एक तो एक्रोफोबिया हाइट से डरना, एगोराफोबिया ओपन स्पेस से डरना, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक टेंशन है, एंजाइटी है। तो याद रखिए, मैंने एंजाइटी डिसऑर्डर्स में 3 कैटेगरीज आपको पढ़ा दी हैं भाई। पहला हमने कहा आपसे जनरलाइज्ड एंजाइटी क्या होता है, देन पैनिक एंजाइटी क्या होता है, देन फोबियाज क्या होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में PTSD बोलते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक, कोई ट्रॉमा होने के बाद में व्यक्ति को स्ट्रेस होना ही PTSD होता है। याद रखिएगा, क्या होता है PTSD? प्रेसिपिटेटेड बाय अ ट्रॉमेटिक इवेंट। यानी दोस्तों ये अगर होगा तो इसका कारण क्या है? कोई ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से जब एंजाइटी होता है तो उसको PTSD कहते हैं। एक्यूट तब बोलते हैं जब 3 महीना हुआ हो ट्रॉमा को, और उस 3 महीने से व्यक्ति को एंजाइटी हो रहा है। तो इफ द ड्यूरेशन इज लेस देन 3 मंथ इट इज एक्यूट, इफ द ड्यूरेशन इज मोर देन 3 मंथ देन इट इज क्रॉनिक PTSD। तो याद रखना, ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद 3 महीने से कम ड्यूरेशन में जब PTSD रहता है तो इसे एक्यूट बोलते हैं, 3 मंथ से ज्यादा क्रॉनिक कहते हैं। आप तो 3 मंथ याद रखना मेरे बब्बर शेरों। एग्जामिनर कभी कभी अगर क्वेश्चन कर लेता है एक्यूट या क्रॉनिक से रिलेटेड, बोलो भाई। देन डिलेड कब कहते हैं? फर्स्ट एविडेंट 6 मंथ ड्यूरेशन। याद रखिए, 6 महीने के बाद यदि अगर ऐसा हुआ है तो उसको डिलेड PTSD कहते हैं। डिलेड आफ्टर 6 मंथ इफ द स्ट्रेस एंजाइटी अकर्स ड्यू टू ट्रॉमा देन इट इज डिलेड एंजाइटी या डिलेड PTSD। याद रखना, आंखों के सामने वो दुर्घटना बार बार आती है। जैसे किसी के साथ में एक्सीडेंट हुआ था, उसने कहीं ऐसी घटना देख ली जो बहुत भयानक थी, तो फ्लैशबैक, फ्लैशबैक यानी कि प्राचीन काल में हुई कोई दुर्घटना हमारी आंखों के सामने बार बार आना ही फ्लैशबैक होता है। तो फ्लैशबैक किसे होते हैं? क्या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वाले को फ्लैशबैक होते हैं क्या? याद रखना, क्वेश्चन आ गया, फ्लैशबैक्स, फ्लैशबैक्स
is characteristic feature of फ्लैशबैक इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन आ गया है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियास, या फिर दोस्तों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। व्हाट इज योर राइट आंसर? बोलो भाई, अरे मेरे बब्बा शहरो एक बार जवाब दो आप सब, क्या आंसर आएगा? फ्लैशबैक होते हैं दोस्तों किसको? फ्लैशबैक पीटीएसडी वाले को होता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दीज 3 कंडीशंस, इन 3 कंडीशंस में फ्लैशबैक नहीं होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट द हाइपर विजिलेंस, नाइट मेयर्स, रात को सपने आ जाते हैं कभी कभी दुर्घटना के। देन आफ्टर परसिस्टेंट एंजाइटी, कंटिन्यूसली एंजाइटी बना रहता है। तो याद रखिए दोस्त, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? उम्मीद करता हूं पीटीएसडी क्लियर हो गया होगा। एक बार मुझे जवाब दें हमारे साहू सर जी की, एक ही नारा उनका, हर वुगली स्टूडेंट कभी हो पाया, जय हो साहू सर, डेफिनेटली काबिल हो पाए, वुगली का हर स्टूडेंट काबिल बने। मैं तेरे काबिल नहीं या तू मेरे काबिल नहीं। एम्स को कह देना कि मैं तेरे काबिल हूं, तू मेरे काबिल नहीं। यस नो? क्लियर? अरे भाई बोलो, बात समझ गए ना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं अटेंशन डेफिसिट एंड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर टॉपिक नंबर 3 है ये, और हम पढ़ेंगे अटेंशन डेफिसिट डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर? तो याद रखिएगा क्या बात कहता हूं, पहला अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। तो इसका तो वर्ड ही आपको क्लियर कर देगा कि भाई इसमें क्या हो रहा है। इसमें अटेंशन तो हो जाता है कम और एक्टिविटी हो जाता है ज्यादा। तो क्या परेशानी है यार, अटेंशन तो घट गया और बॉडी एक्टिविटी बढ़ गया, इसी को ADHD कहते हैं। तो याद रखना, ये पहला क्वेश्चन पकड़ो, आप ध्यान से सुनो। 7 साल की एज से पहले ADHD होता है, अकर्स बिफोर द एज 7 ईयर के एज से पहले होगा, अकर्स इन एटलीस्ट 2 सेटिंग्स। यानी कि अब आपसे मैं कह रहा हूं कि ADHD जो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये कौन से 2 पैरामीटर्स में सबसे ज्यादा देखा गया है? याद रखना, सबसे ज्यादा 2 पैरामीटर्स होंगे यहां से, या तो सोशियली ADHD होता है, या फिर होता है दोस्तों एकेडमिकली, और या फिर होगा वर्क से रिलेटेड। तो ADHD जो होगा, पहला क्वेश्चन 7 ईयर से कम एज में होगा। देन सेकंड क्वेश्चन होता है दोस्तों मेरा कि लगभग 2 क्राइटेरिया याद रखना, सोशियली, एकेडमिक या फिर वर्क से रिलेटेड ADHD देखा गया है। सबसे ज्यादा ADHD किस व्यक्ति की कौन सी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करेगा? तो याद रखना सोशल, एकेडमिक या वर्क। देन बिफोर द एज 7, देन अकर्स इन 2 सेटिंग्स, एक साथ या तो सोशल एकेडमिक होगा या सोशल वर्क होगा या एकेडमिक एंड वर्क होगा। क्लियर? अरे भाई बोलो, यहां तक बात समझ गए क्या? हाँ या ना? दूसरा परसिस्टेंट इन अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं होगा, और ये कंप्लीटली इसके अंदर पाया जाता है, रेगुलरली पाया जाता है, इसलिए कहा गया परसिस्टेंट अटेंशन। यानी कि ये व्यक्ति होगा कैसा, ये बच्चा कैसा होगा? तो ध्यान से सुनना, ये केयरलेस होगा, ये व्यक्ति इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाने वाला बच्चा होगा। क्लियर? ये फॉरगेटफुलनेस इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये लॉसेस थिंग्स, चीजें घुमा देगा, स्कूल में हर दिन चीज को घुमा के आएगा, कभी बैग, कभी पेन, कभी पेंसिल, कभी टिफिन, कभी बॉटल।
तो यानी कि चीजें घुमा देता है, लॉसेस द थिंग्स, देन डज नॉट फिनिश द टास्क। जो होमवर्क दिया जाता है वो कभी भी करके नहीं लेके जाएगा, और कंसंट्रेशन बहुत कम होता है इसका, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम होता है। बोलो भाई, मेरे पास ये बच्चा आ गया है, किसका? ADHD का। मैंने कहा भाई कैसा, क्या बात है, एज कितनी है? पेरेंट्स ने कहा कि 7 साल से कम एज है। मैंने कहा क्या बोला उन्होंने कि एक तो इसको कोई भी बर्थडे में किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला फैमिली वालों ने, पेरेंट्स ने। तो मैं समझ गया यार इसका सोशल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है सोशियली। फिर उन्होंने एक और बात बोली कि ये स्कूल का होमवर्क वगैरह कभी नहीं करता है। तो याद रखना, वर्क से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड भी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग प्रेजेंट है। क्लियर? फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा कब से चल रहा है? वो कह रहे हैं कि ऐसा शुरू से 2-3-4 साल से ऐसा हो रहा है, यानी परसिस्टेंटली इनअटेंटिवनेस उसके अंदर है। यस और नो? क्या ये आप लोगों की कदर करता है, केयर करता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये खुद की भी केयर नहीं करता है, ऐसा उन्होंने कहा। आपको पता चल गया कि केयरलेस है, केयरलेस है। बोलो भाई, क्या ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? यस, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ध्यान कभी इधर कभी उधर, थोड़ा सा काम दिया जाए, पता चलता है कि छत पे चला गया बाहर से कुछ चिड़िया की आवाज आ गई तो उधर चिड़िया भगाने चला गया, कबूतर उड़ते हुए नजर आ गए उनको देखने चला गया, छत पे हेलीकॉप्टर देखने निकल जाता है, कभी ये गली के बच्चों के साथ खेलने निकल जाता है। यानी कि इजीली डिस्ट्रैक्ट होने वाला बच्चा होता है, चीजें भूल जाता है, फॉरगेटफुलनेस है, यानी कि चीजें घुमा के आ जाता है स्कूल के अंदर, और कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं करता है। हाइपर एक्टिविटी में क्या मिलेगा? ये तो हो गया है अटेंशन डेफिसिट वाले फाइंडिंग्स। अटेंशन डेफिसिट फाइंडिंग्स के साथ मैंने क्या बोला? हाइपर एक्टिविटी होती है। तो आइए नोटिस करते हैं, क्या ये दौड़ता है? बिल्कुल दौड़ता है। भाग जाता है बाहर गली में? क्या ये चढ़ जाता है छतों पे? छतों पे चढ़ जाता है भाई, क्लाइंबिंग कर जाता है, रनिंग करता है। क्या ये टॉक करता है? इम्पल्सिव टॉक करता है। डिक्रीज एबिलिटी टू वेट फॉर द टर्न, इसके इंतजार का कभी ये वेट करता है क्या, या बीच में ही बोल जाता है? अरे बीच में ही बोल जाता है, कभी ये इंतजार नहीं करता है कि इसका टर्न आएगा तब ये बोलेगा। तो इस तरह की हाइपर एक्टिविटी इसमें आपको देखने को मिलेगा। अरे भाई बोलो, बात समझ गए मेरे बब्बर शहरों? समझ गए कैसा होता है ADHD का बच्चा, कब होता है, क्यों होता है, क्या फाइंडिंग होती है? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। क्या क्रिस्टल क्लियर है डिस्टिल वाटर की तरह? बोलो भाई, क्लियर है। देन आफ्टर हाइपर एक्टिविटी के बाद दूसरा जो डिसऑर्डर होता है दोस्तों अटेंशन डेफिसिट से, अपोजिशनल डेफिएंट एक्सपेक्टेड। अपोजिशनल डेफिएंट का मीन्स क्या होता है? अपोजिशनल डेफिएंट मीन्स होता है कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर ना करके उसके जस्ट अपोजिट बिहेवियर करता है। तो याद रखिए, पैटर्न ऑफ डिसओबियंस और हॉस्टाइल बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑथोरिटी फिगर्स। ऑथोरिटी फिगर्स का मतलब होता है दोस्तों सम्माननीय व्यक्ति, जो उससे बड़े हैं, जो रेस्पेक्टेड हैं, उनकी साथ भी ये बच्चा अपोजिट बिहेवियर करे। डिसओबेनेस इसके अंदर है, हॉस्टाइल बिहेवियर है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसी जो डिसऑर्डर है उसको अपोजिशनल डेफिएंट कहते हैं। क्लियर? देन कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट कंडक्ट डिसऑर्डर में हम कहते हैं दोस्तों पैटर्न ऑफ एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर विद द डिसग्रेडेड फॉर द अदर्स एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो याद रखिए, कंडक्ट डिसऑर्डर किसे कहते हैं? यदि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि अ चाइल्ड दैट हैव द पैटर्न ऑफ, क्वेश्चन क्या पुटअप होंगे, ध्यान से सुन लो। पहला क्वेश्चन आया आपके पास, अ चाइल्ड दैट हैव द पैटर्न ऑफ डिसओबेनेस एंड हॉस्टाइल बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑथोरिटी फिगर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जवाब जाएगा आपका अपोजिशनल डेफिएंट। सेकेंड क्वेश्चन आया है पैटर्न ऑफ एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर विद द
डिसरिगार्ड फॉर अदर्स और नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के नियमों का या दूसरे के सम्मान का इसके लिए कोई मतलब नहीं है। ये टोटली अग्रेसिव टाइप का बच्चा है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, तोड़फोड़ कर देता है। क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, जवाब जाएगा दोस्तों कंडक्ट डिसऑर्डर हो रहा है। यदि अगर कहा जाए रन्स, क्लाइम, टॉक, इंपल्सिव, with easily distract, forget, loss of things, does not finish the work, आंसर जाएगा ADHD। तीनों क्वेश्चंस मेरी तरफ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और उम्मीद करता हूं कि आज ही आप लोग साइकेट्रिक पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आप सबका साइकेट्रिक। आज जो साइकेट्रिक आप पढ़ रहे हो वो साइकेट्रिक आप बहुत ही एक्सीलेंट साइकेट्रिक पढ़ रहे हो, बिल्कुल रिफाइन की हुई साइकेट्रिक पढ़ रहे हो। क्लियर है? बोलो यार। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात करता हूं तो दो प्रकार के कॉग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है डिलीरियम और सेकंड होता है डिमेंशिया। डिलीरियम और डिमेंशिया ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स भी इन्हें कहते हैं और कॉग्निटिव इसलिए कहा गया क्योंकि मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। अरे भाई बोलो, क्लियर है? तो आइए डिलीरियम क्या होगा और डिमेंशिया क्या होगा। डिलीरियम एक्यूट डिक्रीज्ड कॉग्निशन। पहला क्वेश्चन, यदि अचानक किसी की मेमोरी या कॉग्निशन रिड्यूस हो जाए तो वो डिलीरियम है। क्लियर? यदि उसकी मानसिक योग्यता ही घट जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाए, तो वो डिमेंशिया का पेशेंट है। तो दोनों के लिटरली मीनिंग में डिफरेंस। पहला डिफरेंस है एक्यूट डिक्रीज कॉग्निशन, दिस इज द डिलीरियम। याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, डिक्रीज शॉर्ट टर्म मेमोरी, दिस इज डिमेंशिया। बोलो भाई, बात समझ गए? देन लैबिलिटी, फियर, डिल्यूशन, पल्स, रेस्पिरेशन बढ़ना, बीपी बढ़ना, हेलुसिनेशन इनमें होता है, इल्यूशन होता है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है दोस्तों, प्यूपिल डायलेटेड होंगे, डाइफोरेसिस होगा, स्लिप डिस्टर्बेंसेस होंगे, ट्रेमर होंगे और मे बी रिवर्सिबल यानी कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, ड्रग विड्रॉल। जबकि जो डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें लैंग्वेज, इनसाइट, जजमेंट, शॉर्ट टर्म मेमोरी घट जाना, ये फाइंडिंग्स किसकी हैं? डिमेंशिया की। तो कौन से व्यक्ति का शॉर्ट टर्म मेमोरी घटेगा? डिमेंशिया वालों का लैंग्वेज, इनसाइट, जजमेंट और मे बी पैसिव, फ्लैट अफेक्ट और इरिटेबल, डिक्रीज कंसर्न फॉर अदर, पैरानोया, progress from mild to severe और पेशेंट अल्टीमेटली नीड द टोटल केयर। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है विच टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स नीड्स अल्टीमेटली टोटल नीड्स ऑफ द केयर, देन डेफिनेटली आंसर विल बी डिमेंशिया। देन आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स हैव द एक्यूट डिक्रीज इन द कॉग्निशन, डिलीरियम आंसर होगा। इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, देन आंसर होगा डिमेंशिया। डिक्रीज शॉर्ट टर्म मेमोरी, आंसर होगा डिमेंशिया। फ्लैट अफेक्ट, डिक्रीज कंसर्न ऑफ अदर, पैरानोया, इंडिकेटिंग द डिमेंशिया। क्लियर? देन याद रखिए थर्ड नेक्स्ट टाइप के डिसऑर्डर साइकेट्रिक के अंदर अभी कंप्लीट हो जाएगा आपका साइकेट्रिक। बहुत इजी सब्जेक्ट है। अरे भाई बोलो मेरे गज्जू, बात समझ गए क्या? क्लियर है? ये तुम लोग क्या अपनी चर्चा छेड़ रखी है तुम लोगों ने चैटिंग में? चैट बंद करूं क्या? पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो या मुझसे फालतू कसरत करवाते हो तुम लोग बुला करके? अरे मुझे बुला करके क्या फालतू में कसरत करवा रहे हो या पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम लोगों का? क्या बातें कर रहे हो? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।
याद रखिएगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखिए दोस्तों, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे फर्स्ट होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, सेकंड होता है डीपर्सनलाइजेशन, थर्ड होता है डिसोसिएटिव फ्यूज, एंड फोर्थ होता है डिसोसिएटिव एमनेसिया। क्लियर? अरे भाई बोलो क्लियर। तो याद रखना, ध्यान से सुनो, चार कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स होता है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स। यदि कोई भी दो चीजों में एसोसिएशन नहीं है तो दोस्तों याद रखिए इसे कहते हैं डिसोसिएशन। अब यदि अगर डिसोसिएशन किसी को आइडेंटिटी से रिलेटेड डिसोसिएशन हो जाए, या किसी को पर्सनालिटी से रिलेटेड डिसोसिएशन हो जाए, या फिर फ्यूज कहते हैं दोस्तों मेमोरी लॉस रिलेटेड टू एन एक्यूट प्रेसिपिटेटिंग ट्रॉमेटिक इवेंट, या फिर उसको एमनेसिया से रिलेटेड डिसोसिएशन हो जाए, तो याद रखिएगा क्या क्या सिंपली हम कह रहे हैं। आइडेंटिटी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी क्या होता है, परसिस्टेंट या रिकरेंट फीलिंग ऑफ द डिटैचमेंट फ्रॉम वंस बॉडी या थॉट्स। दोस्तों अपनी ही सोच से परे रहना, अपनी ही सोच से परे रहना, अपनी ही बॉडी से परे रहना, दिस इज द डिसोसिएटिव आइडेंटिटी। कंटिन्यूसली रहेगा इसलिए परसिस्टेंट, बार बार होता है इसलिए रिकरेंट फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट। तो याद रखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है परसिस्टेंट एंड रिकरेंट फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट is known as the dissociative identity from one's body and thoughts। अपनी ही सोच से परे, अपनी ही शरीर से परे, this is the dissociative identity। डीपर्सनलाइजेशन के बारे में सुनिए दोस्तों, सडन unexplained travel with decreased ability to recall one's identity या past or assumption of the new identity। क्या बोला, sudden unexpected travel with decrease to recall one's identity। अपने आप की आइडेंटिटी को रिकॉल नहीं कर पाना, और हमने कहा अचानक इसको क्या हो गया है कि इसकी एबिलिटी घट गई है, किस चीज की, अपनी आइडेंटिटी या किसी की आइडेंटिटी को रिकॉल करने की, या फास्ट और अजप्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटी। और अब उसको ऐसा लग रहा है कि एक नई आत्मा उसके अंदर आ गई है, तो वो डीपर्सनलाइजेशन कहलाता है। अपनी प्रीवियस पर्सनालिटी को रिकॉल नहीं कर पाना ही डीपर्सनलाइजेशन कहलाता है। डिसोसिएटिव फ्यूज का मीन्स क्या होता है, मेमोरी लॉस रिलेटेड टू एन एक्यूट प्रेसिपिटेटिंग ट्रॉमेटिक इवेंट। याद रखिए दोस्तों, किसी के साथ कोई ट्रॉमेटिक घटना हुई है, उसका मेमोरी लॉस हो जाना, दिस इज फ्यूजी इफेक्ट, डिसोसिएटिव फ्यूजी। तो व्हाट इज द डिसोसिएटिव फ्यूजी, याद रखिएगा क्या बोला हमने, मेमोरी लॉस रिलेटेड टू एन एक्यूट प्रेसिपिटेटिंग ट्रॉमेटिक इवेंट। क्लियर है? देन डिसोसिएटिव एमनेसिया, कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज विद इन वन पर्सन। एक ही पर्सन के अंदर दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज का पाया जाना डिसोसिएटिव एमनेसिया कहलाता है। क्लियर है गाइस? ये है चार प्रकार के डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। कुबलर-रॉस स्टेजेस ऑफ ग्राइविंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अभी मैं इसके बारे में आप सबको बताता हूं। इसकी स्टेजेस में पहला स्टेज यानी याद रखने के लिए हमें सिखाया जाता है डाबड़ा, राइट, डाबड़ा। ये 5 लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कुबलर-रॉस का ग्राइविंग के स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज होता है फ्रेंड्स डिनाइल, सेकेंड स्टेज इज एंगर, थर्ड स्टेज इज बार्गेनिंग, एंड फोर्थ इज डिप्रेशन, एंड लास्ट इज एक्सेप्टेंस। तो आइए, जब किसी को कोई लॉस हो जाता है और उसकी वजह से उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है, ग्राइव हो जाता है, तो याद रखिएगा
ग्राइफ क्या होगा? सबसे फर्स्ट याद रखिए डिनाइल। डिनाइल का मीन्स क्या होता है? नॉट मी। कुछ लिटरली मैं आपको एक एक वर्ड्स बताऊंगा, इन वर्ड्स को याद रखना, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट, यदि अगर कह रहा है क्लाइंट, क्या बोल रहा है कि नो नॉट मी, मुझे नहीं हो सकता, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टेज। ग्राइफ की कौन सी स्टेज में ऐसा होता है? तो पहला लेटर याद रखिए, नॉट मी। सेकेंड, वाई मी। वाई मी कौन सी स्टेज? एंगर। देन यस मी बट, यस मैं, लेकिन मैं ही क्यों? तो याद रखिएगा बार्गेनिंग। यदि अगर क्लाइंट्स यस मी, पेशेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यस मी इन विच फेस? डिप्रेशन फेस। ओके मी फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है, तो दिस इज एक्सेप्टेंस। तो सेम टाइप का टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा और पूछा जाएगा कि ये ग्राइफ की कौन सी स्टेज को इंडिकेट करता है। यदि कहा जाए नॉट मी तो डिनाइल, कहा जाए वाई मी तो जस्ट एंगर, यस मी बट बार्गेनिंग, यस मी ओनली डिप्रेशन, ओके मी दिस इज एक्सेप्टेंस। कैसे क्या होता है? तो अनेबल टू बिलीव द लॉस में एग्जिबिट द चेयरफुलनेस। याद रखिए फ्रेंड्स, क्या बोला हमने आपसे कि पेशेंट जो होता है, जो नुकसान उसे हुआ है, लॉस हुआ है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है उसमें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चनिंग दैट रेजिस्ट लॉस विद हॉस्टाइलिटी और एंगर। क्या कहता है? इसको गुस्सा आएगा और क्वेश्चन करेगा वाई मी, मुझे ही क्यों हुआ? लॉस विद द हॉस्टाइलिटी और एंगर, तो इट इज इंडिकेटिंग द एंगर फेज ऑफ ग्राइफ। क्लियर है? देन आफ्टर बार्टर्स फॉर द टाइम एंड मे एक्सप्रेस गिल्ट फॉर द पास्ट बिहेवियर, यस मी बट वाई। उससे बार्गेनिंग कर रहा है, यानी कि सुपर नेचुरल पावर से बार्गेनिंग करना। barters for time and express guilt for the past, this is occurs in bargaining phase। याद रखिएगा, realize the full impact, grieves the future losses, may talk, withdraw, cry और feel overwhelming, lonely और डिप्रेशन में चला जाएगा। और फाइनली एक्सेप्ट द लॉस, may have decrease interest in the activities, peoples may be quiet और पीसफुल, तो दिस इज द फाइनल स्टेज एक्सेप्टेंस। जब फ्रेंड्स किसी को ग्राइफ होता है, यानी कोई बहुत बड़ा लॉस होता है, तो सबसे फर्स्ट से एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके लविंग पर्सन सिंगापुर में जॉब करता है, कहाँ? और सिंगापुर में अचानक उसे एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। जब उसको यहाँ पर खबर आती है कि आपके उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो क्या करेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मजाक कर रहे हैं, नहीं हुआ है, वो जिंदा हैं, उनकी डेथ नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिनाइल। नहीं, उन्हें अटैक नहीं आ सकता, उन्हें अटैक नहीं आ सकता, मुझे अटैक नहीं आ सकता, दिस इज द डिनाइल, अनएक्सेप्टेंस। आफ्टर दैट अब एकदम गुस्सा, ऐसा क्यों हुआ, नाराजगी जाहिर करना, दिस इज एंगर। फिर उस सुपर नेचुरल पावर के साथ बार्गेनिंग करना कि तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही करना था क्या, मुझे ही क्यों सजा दी तेने, ये सब कौन सी कमी रह गई थी तेरे, देखना पास्ट रखा, रोज तेरे स्टिक्स लगाई, अगरबत्तियां लगाई, दे डेफिनेटली तेरे को शुरू से पूजा पाठ, फूल वगैरह, फल प्रसाद सब कुछ चढ़ाया, तेने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या कमी रह गई थी, देखना आज के बाद ना कभी कुछ मंदिर, ना पूजा, ना पाठ, कुछ नहीं। दिस इज बार्गेनिंग विद द सुपर नेचुरल पावर।
देन आफ्टर एकदम जब बार्गेनिंग करते करते पेशेंट थक जाता है और थक करके टूट जाता है और टूट के बिखर जाता है और एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, वो हो गया है डिप्रेस। डिप्रेस होने के बाद जब वो होश में आएगा और फिर वो पूरी घटना को एक्सेप्ट करेगा, ओके मी, अच्छा ठीक है बाबा ऐसा हो गया है, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ ग्राइफ और दिस इज नॉन एज द एक्सेप्टेंस फेज। क्लियर है गाइस? तो याद रखना इस प्रकार से 5 स्टेजेस हैं ग्राइफ के। कुबलर रॉस इन्हें कहते हैं। कुबलर रॉस ग्राइविंग स्टेजेस में हमें क्या करना होगा, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे सकता है कि हमें क्या करना है जब हम ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे, तो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कहता है। तो जब डिनाइल फेज में पेशेंट है तो एक्सप्लोर दी ऑन फीलिंग्स अबाउट द डेथ और डाइंग, एक्सेप्ट बट डू नॉट स्ट्रेंथन द डिनाइल, एनकरेज द कम्युनिकेशन। जब पेशेंट डिनाइल फेज में होता है तो क्या करना है दोस्तों, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स को बाहर निकालो डेथ और डाइंग से रिलेटेड। एंगर फेज में होगा तो रिकॉग्नाइज द एंगर, आप उसकी गुस्से को पहचानो। इज अ फॉर्म ऑफ द कॉपिंग, ये भी एक प्रकार का कॉपिंग स्किल है कि गुस्सा करके और हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द एंगर, डू नॉट अबैंडन और बिकम द डिफेंसिव, आप उस पर ज़्यादा नाराज ना हो क्योंकि एंगर होना उसका नेचुरल स्वभाव है। बार्गेनिंग के दौरान असिस्ट विद द वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स, गिल्ट, फियर और सैडनेस। उसके अंदर जो भी गिल्ट है, फियर है, सैडनेस है, उसको आप क्या करें, बाहर निकालें, वेंटिलेट करिएगा, इसमें उससे असिस्ट करें। वो अगर लड़ लेगा एक बार खुल के, हम कहते हैं ना कि एक बार खुल के बोल लिया, अब मेरे दिल में तसल्ली आ गई, तो खुल के उसको बोलने में मदद करें, बोलने दें, जितनी फीलिंग्स बाहर निकलेगी, वेंटिलेट करेगा, उतना ही वो कंफर्टेबल होता जाएगा। देन डिप्रेशन बोले तो कन्वे द केयरिंग टच, सिट क्वाइटली, एक्नॉलेज, सीड द फीलिंग्स, एक्सेप्ट एंड सपोर्ट द ग्राइविंग। और फाइनली एक्सेप्टेंस में सपोर्ट द कंप्लीशन ऑफ पर्सनल अफेयर, help the family to understand or allow the patient withdraw, support the family member, precipitation in the care, do not abandon the patient and family, this is acceptance। तो सिंपली हमने क्या कहा, जब डिनाइल हो रहा हो तो एक्सप्लोर द ओन फीलिंग्स अबाउट द डेथ और डाइंग, एक्सेप्ट बट डू नॉट स्ट्रेंथ द डिनाइल, एनकरेज द कम्युनिकेशन। आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन याद रखिए डिनाइल ना बढ़ जाए। ये भी एक कॉपिंग स्किल है एंगर, और इसके साथ उसको काफ़ी समझ मिलेगी। एंगर होने के बाद उसको रिलैक्स होगा, कॉपिंग स्किल है। बार्गेनिंग में असिस्ट करें, वेंटिलेट करने के डिप्रेशन के दौरान केयर प्रोवाइड करें, केयर देना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, और सपोर्ट द फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस फेज। तो दिस इज द मैनेजमेंटरी टास्क। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मूड डिसऑर्डर्स। चलिएगा भाई नेक्स्ट आ जाइएगा मूड डिसऑर्डर्स पर। अब आता है नेक्स्ट साइकेट्रिक का टॉपिक, और वो होगा फ्रेंड्स मूड डिसऑर्डर्स। डिफरेंट टाइप के मूड डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? आप सब तैयार हैं? अरे भाई बोलो यस और नो। तो सबसे पहली बात कहता हूं मूड डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, नंबर 1 सबसे पहला मूड डिसऑर्डर होते हैं बाइपोलर। किस तरह के? फर्स्ट टाइप के मूड डिसऑर्डर होते हैं भाई बाइपोलर। बाइपोलर यानी मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स। बाइपोलर बोले तो मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स। याद रखिएगा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा। एलिवेटेड इरिटेबल मूड फॉर 4 days। यदि दोस्तों मैं कहूं कि पेशेंट का मूड जो है एलिवेटेड हो या इरिटेबल हो लगभग 4 दिन से, तो ऐसी कंडीशन को हाइपोमैनिक कहते हैं। यदि 1 वीक से ऐसा हो रहा है तो मैनिक कहते हैं। अल्टरनेट विद द डिप्रेशन प्लस
3 or more फीचर्स। यदि अगर डिप्रेशन के साथ अल्टरनेट चल रहा है कि कभी मैनिया कभी डिप्रेशन, और साथ के साथ याद रखना कितने फीचर होने चाहिए, कम से कम 3 फीचर और होने चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से 3 फीचर होने चाहिए। नींद ना आ रही हो, ग्रैंडियोसिटी हो रहा हो कि बस मैं ही सब कुछ हूं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज का शिफ्टिंग हो जाता है कि हाँ चलें चलें चलें, फिर अगले ही पल कहाँ चलें, प्रेशर्ड स्पीच, बोलने में बहुत ताकत लगानी पड़ती हो, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज बढ़ गई हो, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ गई हो, इंक्रीज प्लेजरेबल एक्टिविटी विद द नेगेटिव रिजल्ट, और जब फेल होता है तो उसमें मजा आता है। नेगेटिव रिजल्ट किसी भी काम का मिलने पर इसको मजा आता है। ध्यान से सुना, ये बाइपोलर का पेशेंट है। किसका पेशेंट है? बाइपोलर का पेशेंट है। क्लियर है? तो याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला आपसे कि एलिवेटेड और इरिटेबल मूड लगभग 4 दिन से ऐसा हो रहा हो तो हाइपोमैनिक हम इसे कहते हैं, लेकिन 1 वीक से ऐसा हो रहा है तो मैनिक फेज होता है। यदि डिप्रेशन के साथ अल्टरनेट हो रहा हो और 3 से ज्यादा सिम्टम इसके अंदर प्रेजेंट है तो याद रखिए, स्लीप, ग्रैंडियोसिटी, फाइट ऑफ आइडियाज, प्रेशर्ड स्पीच, इंक्रीज गोल डायरेक्टेड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, और क्या बोला मैंने? अरे भाई, प्लेजरेबल एक्टिविटी विद नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट मिलने पर मजा आता है। तो यदि अगर इस तरह की फाइंडिंग्स किसी पेशेंट में है तो उसको हो रहा है दोस्तों, जब आप एमएससी करोगे ना, तो एमएससी में जब आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा और जब आप नर्सिंग केयर प्लान बना रहे होंगे और जब बेड साइड ले जाया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि बताओ इसको कौन सा डिसऑर्डर है, केयर प्लान बनाइएगा इसको असेस करके, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी मेरी, और तब मेरी बहुत याद आएगी। और जब अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे तब भी मेरी फ़ोटो आपको बहुत याद आएगी, पढ़ाते हुए नज़र आऊँगा मैं इसको इसी तरह से आप सबको। तो याद रखना कि कई लोगों के तो सपने में भी आता हूँ, तो याद रखना ये जो बातें मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यही हमें नर्सिंग ऑफिसर, एक साधारण व्यक्ति को नर्सिंग ऑफिसर बनाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि एम्स भोपाल का भी वैकेंसी आ चुका है और आप सबकी पोस्ट में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ टू अस। क्लियर है? तो याद रखना, बाइपोलर तब कहते हैं दोस्तों जब मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स यानी मैनिया और डिप्रेशन अल्टरनेटिवली चल रहे हों। नेक्स्ट ध्यान से सुनिए, डिप्रेसिव सेकंड प्रकार के मूड डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, डिप्रेशन, ओनली डिप्रेशन। तो पहले मैंने बाइपोलर बोला, फिर अब मैं कह रहा हूं ओनली डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर सिम्टम्स ऐसे नजर आएंगे जो घटे हुए होंगे। आइए जानते हैं घटे हुए सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो याद रखना, डिप्रेस्ड मूड फॉर 2 वीक, 2 वीक से ज्यादा समय से लगभग मूड डिप्रेस्ड है और 5 इसमें से फीचर उसके अंदर होने चाहिए। तो 2 वीक से लेकर के डिप्रेशन हो रहा है, प्लस कितने फीचर? कम से कम 5 साइन सिम्टम यदि हो तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? डिप्रेसिव एपिसोड्स। यदि मैंने कहा दोस्तों 4 डे से लेकर के और 1 वीक से सिम्टम्स हों, कैसे? एलिवेटेड प्लस 3 सिम्टम्स इसमें से प्रेजेंट होने चाहिए, तो डायग्नोसिस क्या होगा? बाइपोलर। याद रखिए, डिप्रेस्ड मूड फॉर 2 वीक प्लस 5 एंड मोर। आइए जानते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। तो याद रखना, डिक्रीज या इंक्रीज बॉडी वेट, डिक्रीज या इंक्रीज स्लीप, साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन, साइकोमोटर एजिटेशन, नो साइकोलॉजिकल नो मोटर एक्टिविटीज,
फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, जिंदगी में लग रहा है कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, याद रखिए बिना कारणवश ही इसको गिल्टी फील हो रहा है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। डिक्रीज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लेवल घट गया है। सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल टेंडेंसीज इनके अंदर बढ़ी हुई होती है। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर। तो याद रखिएगा डिप्रेस मूड कब कहते हैं? जब 2 वीक से फीचर हों और 5 क्लिनिकल फीचर्स इनमें से हों। या तो पेशेंट वेट स्लीप डिस्टर्ब है, साइकोमोटर डिस्टर्ब है, फीलिंग ऑफ वर्थलेस हो रहा है, इनअप्रोप्रिएटली गिल्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन घटा हुआ है, देन सुसाइडल आइडिएशन पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो सेकेंड टाइप के मूड डिसऑर्डर्स होते हैं दोस्तों डिप्रेसिव। नेक्स्ट देखिएगा मेजर डिप्रेशन, इसे कब कहा जाएगा? ध्यान से सुनना। तो थर्ड टाइप के मूड डिसऑर्डर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, मेजर डिप्रेशन। दोस्तों मेजर डिप्रेस्ड मूड फॉर 2 वीक और मोर देन 2 वीक, 2 वीक या 2 वीक से ज़्यादा समय हो गया हो और पेशेंट यदि डिप्रेस्ड चल रहा है तो दैट में बी द मेजर डिप्रेशन। याद रखिए एम्स दिल्ली के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? डिक्रीज प्लेजर, यानी कि ये गर्दन लटका के बैठेगा, एन हेडोनिया इसको होगा, इट मीन्स प्लेजर घट जाता है। इसमें से +4 और मोर सिम्टम्स, या तो भूख बढ़ती है या घटती है मेजर डिप्रेशन वाले को, या फिर वेट बढ़ता है या घटता है, साइकोमोटर एजिटेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, स्लीप अल्टर्ड होगा, कंसंट्रेशन घटेगा, एनर्जी घटेगा और सुसाइडल आइडिया इसके अंदर आने लगेंगे। तो हमने क्या बोला कि डिप्रेस कितने समय से है? तो इसको मेजर डिप्रेशन कब बोला जाता है दोस्तों? लगभग 2 वीक से या इससे ज़्यादा समय से ये डिप्रेस है, प्लस साथ के साथ ही हमने बोला कि इनमें से कोई भी 4 या 4 से ज़्यादा फाइंडिंग्स इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ दिस क्लाइंट? देन यू विल आंसर सर इसको हो रहा है मेजर डिप्रेशन। क्लियर कट करने वाला हूं साइकेट्री को बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह, डोंट वरी। बात समझ गए? एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। टाइम तो लगेगा लेकिन याद रखना या तो सोलो या सिलेक्शन देख लो। आज मैं भी तो तुम लोगों के लिए रात भर जाग रहा हूं। पहले मैंने नोट्स बनाए, नोट्स बना के फिर उसके बाद में मैंने आप सबके लिए ये टाइप करवाए, फिर इसकी मैंने पीपीटी बनवाई, पीपीटी बनवा करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनवा करके और फिर अब मैं इनको पढ़ा रहा हूँ आप सबको। क्वेश्चंस बनाए, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने भी कई रातों को जाग करके ये सब बनाया है जो आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको तो दिख रहा होगा पका पकाया कि क्या लग रहा है यार 2 घंटे में पढ़ा दिया, लेकिन ये इसके पीछे की कहानी जो होती है दोस्तों वो इतनी आसान नहीं होती है। किसी भी स्टडी मटेरियल को बनाना और बना के और फिर उसको प्लेटफॉर्म पे लाकर प्रेजेंट करना, और जब मटेरियल मैं या तो बनाता नहीं हूँ या तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, और पढ़ाता हूँ तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम को पूरा ध्यान में रख कर के ही लेक्चर बनाता हूँ। ये खास बात है मेरी। फालतू डिज़ाइन सेट करके कोई मतलब नहीं निकलता है, या तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तभी मज़ा आए। तो मैंने भी कई रात जाग करके और आप सबके लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है, और याद रखना आप सबको भी जागना है। तो या तो सिलेक्शन देखो और या फिर आराम से तकिया लगा के सो लो, राइट? तो 2 ही बातें हैं, जैसा आपको उचित लगे। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, या तो जॉब की अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो जॉब के लिए जागने लग जाओ, और अगर आपको लगता है कि अभी तो सोने की ज़्यादा ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, तो आप सो जाओ बस। रेणुका जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नंबर 4, डिस्थाइमिक एंड साइक्लोथाइमिक। तो देखिए नंबर 4 हम डिस्थाइमिक पढ़ेंगे और 5th हम साइक्लोथाइमिक पढ़ेंगे। डिस्थाइमिक क्या होता है आइए समझते हैं।
माइल्ड, क्रॉनिक, मेजर डिप्रेशन और लास्टिंग 2 ईयर। याद रखो दोस्तों, 2 वीक तक की बात को हमने मेजर डिप्रेशन बोला, लेकिन डिस्थाइमिक कब कहते हैं? डिस्थाइमिक मूड तो माइल्ड है, क्रॉनिक है, बट मेजर डिप्रेशन है और ये लगभग 2 साल से हो रहा है। तो दैट इज वन क्राइटेरिया, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात लिख रखी है जो इन सबको डिफरेंट आपको बता देगा कि अलग अलग मीन्स क्या होता है, वरना स्टूडेंट्स कभी पहचान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि इनमें डिफरेंस क्या है। सब एक जैसे ही लगते हैं साइकेट्रिक के अंदर, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको कभी साइकेट्रिक में कुछ भी एक जैसा नहीं लगेगा, सब में डिफरेंस करना आएगा। तो याद रखना, माइल्ड, क्रॉनिक, मेजर डिप्रेशन अगर किसी को हो रहा है और उसको 2 ईयर से ऐसा हो रहा है तो कहते हैं दोस्तों डिस्थाइमिक। साइक्लोथाइमिक कब कहा जाएगा? तो मॉडरेट डिप्रेशन है और टू हाइपोमेनिया दैट मे और मे नॉट इंक्लूड द पीरियड्स ऑफ द नॉर्मल मूड और लास्टिंग लगभग 2 ईयर। 2 साल से ऐसा हो रहा है कि मॉडरेट डिप्रेशन या हाइपोमेनिया जैसे फीचर हैं, तो इट इज साइक्लोथाइमिक। हो सकता है आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन मिल जाए। नंबर 6 है दोस्तों पोस्टपार्टम ब्लूज। पोस्टपार्टम ब्लूज क्या होते हैं? अनस्टेबल मूड फर्स्ट 14 डेज आफ्टर बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद शुरुआत के 14 दिन तक अनस्टेबल मूड, बर्थ के बाद 14 डेज तक अनस्टेबल मूड क्या कहलाएगा? पोस्टपार्टम ब्लूज। एंजाइटी हो रहा है, फटीग हो रहा है, वीपीनेस है, रिसॉल्व द स्पॉन्टेनियसली। तो याद रखिए फ्रेंड्स, कितनी दिन तक पोस्टपार्टम ब्लूज होता है, तो इसका इफेक्ट कितने डेज तक? याद रखिए दोस्तों 14 डेज। तो क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है पोस्टपार्टम ब्लूज। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जानिएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अनस्टेबल मूड 2 to 12 मंथ आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद लगभग 3 से 12 मंथ तक अनस्टेबल मूड यदि अगर किसी फीमेल का होता है तो ये उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन का फीचर है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने? नंबर 6 कैटेगरी हो गया था मूड डिसऑर्डर्स में। 7th कैटेगरी में हम देखेंगे मूड डिसऑर्डर्स का पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हमने क्या बोला आपसे? अरे भाई बोलो, तो क्या बोला कि 3 to 12 मंथ बर्थ के बाद 3 से लेकर 12 महीने तक यदि अगर किसी का मूड अनस्टेबल रहता है तो वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अंडरस्टैंड? अरे भाई बोलो। तो जस्ट गाइस ध्यान से सुनना, एंजाइटी, इंसोम्निया, एनर्जी, कंसंट्रेशन, डेस्पेयर, परसीव्ड द मैटरनल इनएडिक्वेसीज। तो याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ध्यान रखिए, नंबर 8 मूड डिसऑर्डर है पोस्टपार्टम साइकोसिस। रैपिड ऑनसेट 2 to 6 वीक आफ्टर बर्थ, 2 to 6 वीक आफ्टर बर्थ, इंसोम्निया, एजिटेशन, हेलुसिनेशन, बिजर फीलिंग्स, बिहेवियर, रिस्क फॉर हार्म टू इन्फेंट। तो दैट इज पोस्टपार्टम साइकोसिस। कब होता है यूजुअली? तो याद रखना 2 to 6 वीक आफ्टर बर्थ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों 8 कैटेगरीज के, 8 टाइप के, अरे भाई बोलो मेरे गज्जू, ये 8 प्रकार के मूड डिसऑर्डर्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन दिल्ली के अंदर आ सकता है। अब यहाँ पर लिथियम थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं लिथियम से रिलेटेड। कहाँ पढ़ा रखे हैं? तो याद रखना, जब मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली एम्स कंबाइंड एम्स वाला एग्जाम,
उस समय हमने आपको साइकेट्रिक के 2 से 3 क्लासेस लिए थे और वो 2 से 3 क्लासेस भी देखना बहुत कंपलसरी है। डिफेंस मैकेनिज्म का लेक्चर भी हमने उसी टाइम लिया था और उसको देखना भी बहुत कंपलसरी है। ओके, देखिएगा तो क्या क्या होता है सुनना ध्यान से। बाइपोलर सबसे पहला बोला हमने, डिप्रेसिव एपिसोड, फिर मेजर डिप्रेशन, डिस्थाइमिक, साइक्लोथाइमिक, पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स होते हैं दोस्तों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। आइए जानते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होता है साइकेट्रिक के अंदर। तो याद रखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे पहले हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन आप सबके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। हाँ, पीजीआई के समय पढ़ाया था, गुड। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी, 3 क्लस्टर्स में हम पर्सनालिटी वाले लोगों को कैटेगराइज करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को। तो सबसे फर्स्ट क्लस्टर ए के अंदर 3 टाइप की कैटेगरी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, PSS। पैरानॉइड, पैरानॉइड का लिटरली मीनिंग होता है सस्पिशियस। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ऐसे पर्सनालिटी वाले लोग दे आर वेरी सस्पिशियस, दिस इज कॉल्ड पैरानॉइड पर्सनालिटी। दे आर fearful, irritable और stubborn, uses projection, hyper alert, aloof और argumentative। ये लोग कैसे होते हैं तो ध्यान से सुनो। ये लोग सस्पिशियस होते हैं, शक करते हैं, fearful होते हैं, irritable होते हैं, stubborn होते हैं, दूसरों पर कोई गलतियों को थोपने वाले होते हैं, हाइपर अलर्ट होते हैं, अलूफ होते हैं और आर्ग्यूमेंट करने वाले होते हैं। क्लियर है? अरे भाई बोलो, बात समझ गए? साइजॉइड पर्सनालिटी वाले लोगों के बारे में जानना, ये लॉनर रहते हैं, ब्लंटेड अफेक्ट होता है, किसी से बात नहीं करेंगे, वैग्यू थॉट्स, बेकार की बातें इनके माइंड में आती रहती है, यानी पोवर्टी ऑफ थॉट्स, बहुत कम आइडियाज आते हैं, इनडिफरेंट टू अदर्स। थर्ड, साइजोटाइपल पर्सनालिटी, यानी कि इसेंट्रिक होते हैं, सनकी दिमाग वाले होते हैं। अपीयरेंस, इनका स्पीच इनअप्रोप्रिएट होता है, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट हो, इंडिसिसिव, विड्रॉन, सनकी तानाशाह जैसी पर्सनालिटी वाले लोग साइजोटाइपल कहलाते हैं। क्लस्टर बी के अंदर कौन कौन सी पर्सनालिटीज आती हैं तो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी कैसी होती है, एंटी सोशल कैसी होती है, हिस्टीरियोनिक और नैर्सिस्टिक पर्सनालिटी। 4 प्रकार की पर्सनालिटी इंक्लूड होती है दोस्तों क्लस्टर बी में। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है क्लस्टर बी में कौन सी पर्सनालिटी को इंक्लूड करते हैं, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। तो याद रखना चारों कैटेगरीज को। ओके, फर्स्ट होता है बॉर्डर लाइन, अनस्टेबल रिलेशनशिप, इम्पल्सिव, इंटेंस मूड स्विंग, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, व्यू थिंग्स एज ऑल गुड और ऑल बैड। ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जो लोग होते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी के, या तो ऑल थिंग्स आर गुड या फिर ऑल आर बैड, इसे कहते हैं डाइकोटमस थिंकिंग। डाइकोटमस थिंकिंग किन लोगों के अंदर होती है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यानी डाइकोटमस थिंकिंग किसे कहते हैं, सब चीजें या तो सही है या फिर गलत है। क्लियर है? तो इस केस में बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी हो रहा है। एंटी सोशल पर्सनालिटी की बात करता हूं तो मैनिपुलेट्स, एक्सप्लॉइट्स द अदर विदाउट द गिल्ट, लाइंग, स्टीलिंग, एग्रेसिव, सीक अटेंशन और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, डज नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। दिस इज द एंटी सोशल पर्सनालिटी। हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है इनके अंदर, आफ्टर दैट हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगा, देन अटेंशन गेटिंग, व्हेन मैनिपुलेटिव और ड्रामेटिक होते हैं। सबसे खास बात होती है कि हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स ड्रामेटिक। क्लियर? आप में से जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिएगा। क्लियर है? आफ्टर दैट याद रखिए नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग ग्रैंडियोसिटी से अफेक्ट होते हैं, नीड फॉर द अटेंशन और
एडमायरेशन, ईगोसेंट्रिक होते हैं, एरोगेंट होते हैं, वैन यानी कि व्यर्थ की बातें करेंगे, परफेक्शनिस्ट होते हैं, डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप और लायबिलिटी ऑफ द मूड। तो ये क्लस्टर बी पर्सनालिटी वाले लोग हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों क्लस्टर सी, अवॉइडेंट पर्सनालिटी, डिपेंडेंट पर्सनालिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो याद रखिए क्लस्टर सी के अंदर हम अवॉइडेंट पर्सनालिटी वाले लोगों को इंक्लूड करते हैं, डिपेंडेंट और थर्ड होता है ऑब्सेशन कंपल्सन वाले, ओसीडी वाले। ओके, तो सुनिएगा ध्यान से। अवॉइडेंट पर्सनालिटी वाले सोशल डिस्कंफर्ट फील करते हैं, टाइमिडिटी इनको, लोनर, फियर ऑफ एम्ब्रेसमेंट और हर्ट बाय क्रिटिसिज्म, दूसरे लोगों को अवॉइड करने वाले लोग। डिपेंडेंट, सबमिसिव, इंडेसिसिव, डिक्रीज सेल्फ कॉन्सेप्ट, फियर ऑफ रिजेक्शन। ऑब्सेसिव, रिकरेंट इंट्रोसिव थॉट्स, ज्यादा थॉट्स का आना, ऑब्सेशन, ड्राइवन रिपीशियस रिचुअल्स, उस थॉट को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिविटीज का करना, दिस इज द कंपल्शन। रिगार्ड्स सेल्फ, ऑल आर पावरफुल, omnipotent and all knowing, omniscient। याद रखिए रिगार्ड सेल्फ एज ऑल पावरफुल, अपने आप को बहुत पावरफुल समझना, omnipotent एंड ऑल नोविंग, सबका ज्ञाता समझना, omniscient कहलाता है। तो इस तरह का होता है ऑब्सेसिव लोगों के अंदर कि अपने आप को बहुत पावरफुल समझना और सबका ज्ञाता समझना कि मुझे बहुत नॉलेज है। ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट दोनों कौन सी पर्सनालिटी के फीचर हैं? ऑब्सेसिव। तो क्वेश्चन इसका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अदर कंडीशंस में देखना, मिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव, डिजेक्टेड मूड, डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, नेगेटिव फीलिंग्स और गिल्ट एंड रिमोर्स। पैसिव एग्रेसिव। तो ये थी दोस्तों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ गया है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। यहां तक आप सबको क्लियर है क्या? बोलो भाई। अब आता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अब हम पढ़ने वाले हैं। एस्पर्जर्स, हेलो, याद रखिए दोस्त, पूरे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट करवाता हूं मैं, इसलिए मेरी क्लासेस जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक पढ़ाना, तो फिर अगर एक एक ही टॉपिक पढ़ाने होते ना मुझे, तो फिर तो ये मानो कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपली में बहुत कम समय में पढ़ा देता। लेकिन याद रखना, मेरी आदत है पूरे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट पूरे पढ़ाता हूँ, यानी कि कोर्स पूरा करवा देना मेरी कंप्लीट हैबिट है। और जब आपको सब्जेक्ट के सब्जेक्ट पूरे करवाए जाते हैं, यूनिटें एक एक दिन में पूरी पढ़ाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों,
तभी जाके हमें 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करवा देते हैं। तो ये अपने आप में मेरी बहुत बड़ी एफिशिएंसी है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक दिन में एक पूरी यूनिट पढ़ाई जाती है, और आपको 10 दिन में, 5 दिन में या 2 दिन के अंदर भी मैं कॉम्पिटिटिव में पूरा रिव्यू करवा देता हूँ। दैट इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट, कि ये मेरे अंदर इस तरह का टैलेंट है, ये मेरा बिग अचीवमेंट है, और इसीलिए मैं आप सबको सपोर्ट कर पाता हूँ, कोऑपरेट कर पाता हूँ, वरना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब हम देखेंगे साइकेट्रिक के अंदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है एस्पर्जर्स। एस्पर्जर्स किन्हें कहते हैं, यानी कि ये एस्पर्जर्स क्या हैं? पहली बात तो कि साहब ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इनका आईक्यू नॉर्मल रहता है, इनके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट इन वन एरिया, एक याद रखना किसी एक क्षेत्र के अंदर इनमें बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट होता है। इंटरपर्सनल अवेकर्डनेस, देन व्यूड एज द इसेंट्रिक, may have bizarre obsession। दोस्तों एस्पर्जर्स क्या है? सबसे पहली बात याद रखना, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इनमें किसी एक क्षेत्र में एक्सेप्शनल टैलेंट होता है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन याद रखना जितना मैं बताऊं। ऑटिस्टिक या ऑटिज्म, अवॉइड आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। डिसलाइक बीइंग टच, कोई इन्हें टच ना करे। में विडल और रॉक, टो वॉक, स्लो लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिजिड, टेंट्रम्स, एबनॉर्मल स्पीच पैटर्न, रिपीशियस बिहेवियर और वर्ड्स, इसे कहते हैं दोस्तों परजर्वेशन। वर्ड्स का या बिहेवियर का रिपीटेशन कहलाता है परजर्वेशन। किसमें होता है? ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के अंदर। सेल्फ मल्टीलेट, खुद मटरिंग करते हैं। मे बी टैलेंटेड, सेवेंथ, मैथ और म्यूजिक। ये जो चाइल्ड होंगे परसेवेनेस इनके अंदर होता है। देन सेल्फ मटरिंग ये करते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं। देन आफ्टर आई कांटेक्ट नहीं होगा, डिसलाइक बीइंग टच, कुछ इस तरह के फीचर्स इनके होते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में देखना दोस्तों, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर, अवॉइडेंस ऑफ जेनाइटल कांटेक्ट, डिक्रीज सेक्सुअल एरोसॉल, डिक्रीज एबिलिटी टू अटेन और मेंटेन द सेक्सुअल एक्साइटमेंट और इरेक्शन। देन ऑर्गेनिज्म, delay absence of the orgasm after the excitement, premature ejaculation, female sexual painful intercourse, इसे क्या कहा जाता है? डिस्पैरेनिया कहते हैं इसे। इनवॉलंटरी पेरिनियल मसल कॉन्ट्रैक्शन विद इंटरकॉर्स, और इसे कहते हैं दोस्तों वेजाइनिज्म। वेजाइनिज्म इसे कहा जाता है। क्लियर है? बोलो भाई, बात समझ गए क्या? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जेंडर आइडेंटिटी। तो नंबर 4 डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जेंडर आइडेंटिटी। याद रखना, परसिस्टेंट डिस्कंफर्ट विद द बर्थ जेंडर, डिजायर टू चेंज द सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जेंडर और क्रॉस ड्रेसिंग, दूसरे जेंडर के कपड़े पहनना या फिर अपने जेंडर को लेकर नाखुश रहना ही जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट होता है पैराफिलिया। याद रखना, पैराफिलिया सेक्सुअल एरोसॉल का होना। किस तरह से? सेक्सुअल एक्टिविटी विद चाइल्ड के साथ, बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी किसी के अंदर पाई जाना पेडोफिलिया कहलाता है। जेनाइटल एक्सपोजर टू स्ट्रेंजर, किसी को देखकर अपना जेनाइटल एक्सपोजर करना एग्जिबिशनिज्म कहलाता है। टचिंग नॉन कंसेंटिंग पर्सन, किसी बिना जान पहचान के पर्सन, नॉन कंसेंटिंग पर्सन से बिना पूछे ताछे किसी को छूना फ्रॉटेरिज्म कहलाता है।
याद रखना, ये टर्म्स को लर्न करना है। यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का यूज करना और उससे सेक्सुअल फीलिंग्स लेना फेटिज्म कहलाता है। वॉचिंग अनसस्पेक्टिंग नेक्डनेस सेक्सुअल एक्टिविटी, याद रखना ऐसी सस्पेक्टिंग अनसस्पेक्टिंग एक्टिविटीज नेक्डनेस को या सेक्सुअल एक्टिविटी को देखना वॉयरिज्म कहलाता है। वॉयरिज्म। इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग और ह्यूमिलेशन, इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग और ह्यूमिलिएशन इसे सैडिज्म कहते हैं, और सेल्फ ह्यूमिलेशन या सफरिंग को मैसोकिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, हमने यहाँ पर आपको पेडोफिलिया फर्स्ट आपको टर्मिनोलॉजी बोला डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड। फर्स्ट हमने क्या कहा फ्रेंड्स, पेडोफिलिया, एग्जिबिशनिज्म, प्रोडरिज्म, देन फैटिज्म, वॉयरिज्म एंड देन सैडिज्म और मैसोकिज्म। ओके, मैसोकिज्म। तो दीज आर द पैराफिलियास। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या कहलाती हैं, पैराफिलियास। और पैराफिलियास क्या हैं, एक प्रकार के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। क्लियर हो गया है दोस्तों। शॉर्ट में मैंने आप सबको 1 बाय 1 करके और इन सब की एक्सप्लेनेशन रिव्यू आप सब तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, साइजोफ्रेनिया, और जिसका था आपको इंतज़ार। साइजोफ्रेनिया क्या होता है, कैसे होता है, सुनना ध्यान से। साइजोफ्रेनिया फॉर 6 मंथ 2 और मोर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। याद रखिए दोस्तों, साइजोफ्रेनिया तब ही डायग्नोसिस किया जाएगा जब इस पेशेंट के अंदर लगभग 6 मंथ से 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स प्रेजेंट होंगे, तब इसका हम डायग्नोसिस साइजोफ्रेनिया बनाएंगे। याद रखिएगा, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स, 2 तरह के साइजोफ्रेनिक सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। पॉजिटिव सिम्टम्स को टाइप फर्स्ट और नेगेटिव सिम्टम्स को टाइप सेकंड भी कहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स देखिएगा, एक्सेस डिस्टॉर्शन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन, सी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अंडरस्टैंड गाइस। तो मैं आपसे कह रहा हूं, डिल्यूशन, फिक्स फॉल्स बिलीफ विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हेलुसिनेशन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करेंगे हम, तो फर्स्ट पेशेंट के अंदर एक्सेस या डिस्टोर्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन, एक्सेस फंक्शनलिटी, डिल्यूशन, हेलुसिनेशन। तो याद रखिएगा, ऐसे सिम्टम्स जिसमें कुछ बढ़ रहा हो, तो बढ़ने वाली कंडीशन अगर कोई है तो वो पॉजिटिव होगा, और घटने वाली कोई कंडीशन है तो वो नेगेटिव होगा। तो बढ़ने वाली कंडीशन देखो, नॉर्मल फंक्शनिंग बढ़ गया है, डिल्यूशन, फॉल्स बिलीफ बढ़ गए, हेलुसिनेशन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन बढ़ गया है। याद रखना, नेगेटिव सिम्टम क्या क्या है, डिक्रीज और लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, अफेक्टिव फ्लैट, यानी कि अफेक्टिव का अफेक्शन का फ्लैट अफेक्शन। याद रखिए क्या होता है फ्लैट अफेक्शन, ध्यान से सुनना, डिक्रीज इन द रेंज और इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, नो इमोशंस, दिस इज द फ्लैट अफेक्ट। एलोजिया क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज फ्लुएंसी और प्रोडक्टिविटी थॉट और स्पीच, थॉट और स्पीच की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होना एलोजिया कहलाता है। और एलोजिया एक नेगेटिव सिम्टम होता है किसका, साइजोफ्रेनिया का। एम्बिवेलेंस क्या होता है दोस्तों, इंडेसिव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपोजिट फीलिंग्स।
एम्बिवैलेंस बोले तो अपोजिट फीलिंग्स, एनहेडोनिया बोले तो इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस द प्लेजर, एवोल्यूशन बोले तो अनएबल टू इनिशिएट और परसिस्ट इन द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को इनिशिएट ना कर पाना या मेंटेन ना कर पाना एवोल्यूशन कहलाता है। तो याद रखिए दोस्तों, क्या क्या होगा साइजोफ्रेनिक क्लाइंट को? अफेक्टिव फ्लैट होगा, एलॉजिया होगा, एम्बिवैलेंस होगा, एनहेडोनिया होगा, एवोल्यूशन होगा। क्लियर है? ये जो फीचर्स होते हैं ना, वैसे आप सबने पढ़ रखा होगा, ये सब क्या है दोस्तों? नेगेटिव फीचर्स हैं। तो हमने क्या बोला, इनमें से दो या दो से ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव फीचर्स का लगभग 6 मंथ से बने रहना ही क्या कहलाएगा? इस कंडीशन को हम कहेंगे साइजोफ्रेनिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एसोसिएटेड विथ साइजोफ्रेनिया। न्यूरोकॉग्निटिव impairments may occur independent of the positive or negative symptom. However, most are positive symptoms. Impairment consists of disorganized thinking or disorganized behavior. Disorganized thinking, concrete thinking, circumstantiality, clanch association, echolalia, flight of ideas, ideas of reference, lose of association, neologism और प्रेशर्ड स्पीच और टेंजेंशियलिटी। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। सबसे पहला हम देखते हैं कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट, लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, दिस इज द कंक्रीट थिंकिंग। सर्कमस्टेंशियलिटी, डिटेल, लॉन्ग डिस्कशन अबाउट अ टॉपिक, this is the circumstantiality. Clanch association, repetition of similar sounding words, एक ही जैसे वर्ड्स को रिपीट करना क्लेंज एसोसिएशन होता है। इकोलेलिया, पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ द अनदर वर्ड्स, दिस इज द इकोलेलिया। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, रैपिड रिपीटेड चेंज इन द टॉपिक, दिस इज द फ्लाइट ऑफ आइडियाज। Ideas of reference, neutral stimulus has the special meaning, this is the ideas of reference. Loose association, decrease the connectedness of thoughts and topics. Neologism is made up words with no common meaning. Pressure speech, rapid or forced speech. Tangentiality, logical digression from original discussion, this is the tangentiality. All these are the disorganized thinking in the schizophrenic patient. disorganized behavior देखिएगा दोस्तों, थिंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं। साइजोफ्रेनिक क्लाइंट के अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला एजिटेशन, एग्रेशन, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस। जय सिंह, थक गया क्या बेटा? देखिए, साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस, स्टीरियोटाइप, इकोप्रैक्सिया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, रिग्रेस्ड बिहेवियर एंड हाइपर विजिलेंस। याद रखिएगा दोस्तों, क्या क्या फीचर्स होंगे इस क्लाइंट के, तो ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर से रिलेटेड फर्स्ट होगा एजिटेशन, एग्रेशन, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, स्टीरियोटाइपिक, इकोप्रैक्सिया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, रिग्रेस्ड बिहेवियर और हाइपर विजिलेंस। आइए वन बाय वन करके देखते हैं। एजिटेशन, रेस्टलेसनेस विद इंक्रीज इमोशनल टेंशन। एग्रेशन, हॉस्टाइलिटी विद द पोटेंशियल फॉर वर्बल और फिजिकल वायलेंस। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस में क्या क्या होंगे?
स्टीरियोटाइप, रिपीटिव, पर्पसलेस एक्टिविटी। इकोप्रेक्सिया, इनवॉलंटरी इमिटेशन ऑफ अदर्स गेस्चर, दूसरे की गेस्चर्स को इमिटेशन करना। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी फिक्स पोस्चरिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। रिग्रेस्ड बिहेवियर, चाइल्ड लाइक, इमैच्योर बिहेवियर। हाइपर विजिलेंस, सस्टेंड, इंक्रीज अटेंशन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो याद रखिए दोस्तों, दीज आर द डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो एज के अकॉर्डिंग नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। अंडरस्टैंड? अरे भाई बोलो, क्लियर? देन साइजोफ्रेनिया के स्पेसिफिक टाइप्स की बात करता हूं तो फर्स्ट होता है दोस्तों पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया, दूसरा होता है डिसऑर्गेनाइज साइजोफ्रेनिया, कैटाटॉनिक साइजोफ्रेनिया और अनडिफरेंशिएटेड साइजोफ्रेनिया। पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया, डिल्यूशन ऑफ द परसिक्यूशन, ग्रैंडियोसिटी, रिलीजियोसिटी और सोमेटाइजेशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज साइजोफ्रेनिया, चाइल्ड लाइक अफेक्ट। कैटाटॉनिक साइजोफ्रेनिया, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस दैट मे बी एक्सेसिव और इन्वॉल्व द इमोबिलिटी यानी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, नेगेटिविज्म, म्यूटिज्म, पोस्चरिंग, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया। अनडिफरेंशिएटेड यानी डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन सिम्टम अगर मिलते हैं, तीनों ही प्रकार के सिम्टम अगर किसी एक पेशेंट में है तो वो अनडिफरेंशिएटेड साइजोफ्रेनिया कहलाएगा। ओके दोस्तों, पैरानॉइड कब बोलोगे? जब डिल्यूशन हो रहा हो, ग्रैंडियोसिटी हो, चाइल्ड लाइक हो तो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। कैटाटॉनिक कब कहेंगे? जब साइकोमोटर डिस्टर्बेंस हो और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। अनडिफरेंशिएटेड कब कहेंगे? जब तीनों ही प्रकार के सिम्टम इसके अंदर पाए जाएं। सोमेटोफॉर्म, सब्सटेंस अब्यूज बहुत सारे हैं, एक मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं अब आपको, आप लोग पढ़ लेना बाकी का। मैंने जो स्पीड से निकाला है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे, मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, लेक्चर फिनिश करूँगा अब आप लोगों को, बहुत टाइम हो चुका है, क्लियर है? तो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आ जाए। तो ओके, सबसे फर्स्ट याद रखना दोस्तों, असेसमेंट ऑफ एल्कोहल अब्यूज़। एल्कोहल अब्यूज़ के लिए जो क्वेश्चनर होता है वो केज क्वेश्चनर होता है, और केज क्वेश्चनर बोला गया क्योंकि 4 लेटर से मिलकर के बनता है, फर्स्ट सी, ए, जी और ई। याद रखना, केज क्वेश्चनर अल्कोहल अब्यूज़ को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। हैव यू एवर फील्ड दैट यू शुड कट डाउन? सी फॉर कट डाउन, क्या कभी आपने अपने को कट लगाया है, ऐसा पूछना है। हैव पीपल अनॉयड यू बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग? क्या कभी लोगों ने आप पर उंगली उठाई है, कभी चिढ़ाया हो? क्या कभी आपको गिल्ट हुआ है? और क्या कभी आपने आई ओपनर जस्ट, क्या आप इतना पीते हो कि सुबह आंखें खोलने के लिए भी आपको शराब पीनी पड़ती है, तो एज अ आई ओपनर यूज करते हो? तो इसे कहते हैं दोस्तों 4 प्रकार के क्वेश्चंस जो आप उस पेशेंट से पूछोगे जो अल्कोहल यूज करता है, इसे कहते हैं केज क्वेश्चनर। पहला, क्या कट डाउन किया कभी? क्या अनॉयड बाय क्रिटिसाइजिंग, अनॉयड यू क्रिटिसाइज योर ड्रिंकिंग? गिल्ट फील हुआ? क्या आपको आई ओपनर की तरह यूज करना पड़ता है आंखें खोलने के लिए सुबह? लेवल्स ऑफ सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइडल बिहेवियर के लेवल्स, सुसाइडल आइडियाज, थ्रेट, गेस्चर, अटेम्प्ट और सुसाइड। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, मिलू थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, लाइट थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। बहुत बड़ा है यार, अभी तो सुबह हो जाएगी। मैं जो आपको आगे बढ़ा रहा हूं, मैं तो अब आपको बैठ करके आराम से पढ़ाऊंगा। ओके, खड़े खड़े ज़्यादा लंबे लेंथी लेक्चर्स नहीं होते यार रात को, ठीक है ना? इतना तो हो गया। वैसे मैंने मोस्ट डिसऑर्डर तो पूरे ही पढ़ा दिए तुम लोगों को, सेक्लूशन और रिस्टेंट्स। ओके, डाटा भी खत्म हो गया
नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्राइसिस इंटरवेंशन। और क्वेश्चन आ गए, देखो अब क्वेश्चन करवा देता हूं जल्दी से। इफ द एडोलिसेंट हु विटनेस द वायलेंस एट स्कूल आर टिपिकल ऑफ द अदर्स हु एक्सपीरियंस क्राइसिस, हाउ दे आर मोस्ट लाइकली फीलिंग। तो क्राइसिस वाले पेशेंट्स मोस्टली क्या फील करते हैं? हेल्पलेस फील करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर आएगा। क्राइसिस में क्या होता है पेशेंट को? जैसे किसी का नुकसान हो गया है, बस अभी होने वाला है कंप्लीट, क्राइसिस हुआ है, तो क्राइसिस की वजह से हेल्पलेसनेस फील होता है। व्हेन क्राइसिस इंटरवेंशन इज प्रोवाइडेड विच नर्सिंग एक्शन टेक्स प्रायोरिटी। जब किसी को क्राइसिस इंटरवेंशन हम कर रहे हो तो प्रायोरिटी एक्शन आपसे पूछा जा रहा है दोस्त, क्या होगा? तो एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग, एनकरेज द सर्वाइवर टू टॉक अबाउट द इवेंट, या फिर रीएश्योरिंग द सर्वाइवर दैट दे विल अडॉप्ट, एडवाइजिंग द कंसल्टिंग अ फिजिशियन फॉर ड्रग थेरेपी। रीएश्योरिंग द सर्वाइवर, एनकरेजिंग द सर्वाइवर टू टॉक अबाउट द इवेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है कि जो इवेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसके बारे में सर्वाइवर को क्या बोला जाए कि आप अपनी फीलिंग्स को बताइए, डिटेल में एक्सप्रेस करिएगा। ओके। 15 साल का गर्ल चाइल्ड है, बीइंग ट्रीटेड इज ईटिंग डिसऑर्डर यूनिट फॉर द बुलिमिया। बुलिमिया के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। When the reviewing the assessment data, the nurse would expect to note which characteristic physical finding। बुलिमिया वाला पेशेंट है, क्या फाइंडिंग होगा? एक्सट्रीमली लो बॉडी वेट, इरोशन ऑफ डेंटल इनेमल, सिखाया था मैंने। आंसर होगा डेंटल इनेमल खत्म हो जाना, HCl की वजह से हो जाता है ना। गैस्ट्रिक पर्जिंग करता है, बिंज ईटिंग के बाद क्या करता है? पर्जिंग करता है। तो पर्जिंग में क्या निकलता है? HCl, और ये HCl क्या करता है? टीथ की इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज डिफरेंस? बुलिमिया और एनोरेक्सिया में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो बिंज ईटिंग का सबसे मेजर डिफरेंस होता है दोनों में। मेजर डिफरेंस क्या है? बिंज ईटिंग। विच इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट ईच टाइम द एडोलिसेंट अटेंड अ ग्रुप मीटिंग। जब कभी भी एडोलिसेंट्स ग्रुप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कम्युनिकेशन करना होगा आपको? डाटा, डेट और टाइम, qualification, that everyone should use the first name, that client information is kept confidential। तो ग्रुप मीटिंग्स के दौरान याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि उनको आप समझाओ कि आपके द्वारा बताई हुई हर जानकारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं की जाएगी। द नर्स एडवाइज द फुटबॉल प्लेयर पेरेंट अबाउट द वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड। फुटबॉल प्लेयर है, किसी को सुसाइड के वार्निंग साइन पढ़ाना है तो क्या क्या होगा? एक तो दुनिया से बाइकट हो जाता है, विड्रॉ होगा, एपैथी होता है, एंग्री आउटबर्स्ट उसके अंदर होते हैं, लो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर इन द रीडिंग एंड मैथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, डिल्यूशन नहीं होता है सुसाइड वाले को, इनकोहेरेंट स्पीच नहीं होता है। तो ओनली 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। विच बिहेवियर बेस्ट इंडिकेट दैट एन एडोलिसेंट इज इंक्रीज रिस्क फॉर सुसाइड। इनमें से कौन सा बिहेवियर है जिसको देखकर आपको ये लगता है? लास्ट प्रश्न आपके हिसाब से आया है, आपके लेवल से आया है, और आप सोने जा रहे हो आप थोड़ी ही देर के अंदर अंदर, इसलिए मैं ये सवाल जो लास्ट सवाल है ये आप ही से पूछूंगा और आप जवाब दे दोगे ना, उसके बाद आपको छुट्टी देंगे। क्लियर है? जब तक छुट्टी नहीं होगी कोई कहीं जाएगा नहीं। ओके, देखो आपके हिसाब से आया है क्लियर। विच बिहेवियर बेस्ट इंडिकेट दैट एडोलिसेंट इज एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर सुसाइड। एडोलिसेंट, इनमें से कौन सी कंडीशन में सुसाइड की रिस्क बढ़ जाएगी? डिसरिगार्डिंग फैमिली रूल्स, आर्ग्यूइंग विथ सिबलिंग, लेटिंग इज ग्रेड एवरेज ड्रॉप फ्रॉम 92 to 88, बिकमिंग डिप्रेस्ड ओवर अ रिसेंट ब्रेकअप विद गर्लफ्रेंड। अच्छा, आप मुझे बताओ आप में से कौन कौन का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है? भाई पहली बात तो गर्लफ्रेंड का गलत मतलब मत लेना। गर्लफ्रेंड इज आवर फ्रेंड ओनली। हमारी फ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, दैट इज नॉट मैटर। अगर आपकी सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आपकी सोच सही नहीं है, डिल्यूशन हो रहा हो सोच के अंदर या ग्रैंडियोसिटी हो रहा हो, तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ओके,
ठीक है। तो गर्लफ्रेंड के साथ जिसका ब्रेकअप हो जाता है ना, वो टेंशन में आकर डिप्रेशन में जा सकता है दोस्तों। लेकिन आप में से किसी का ब्रेकअप हो गया हो तो याद रखना, डिप्रेशन में मत चले जाना, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि यदि अगर आप मेरी टीम के सदस्य हो या नहीं हो, बोलो, आपको मेरी टीम में रहना है, वुगली की टीम में रहना है या नहीं रहना है, बताओ आप हो क्या? मेरी टीम में रहना है या नहीं रहना है आप लोगों को? रहना है। आप मेरी टीम के सदस्य हो, मेंबर्स हो। यदि मेरी टीम में रहना है ना, तो याद रखना, मैं ऐसे टेंशन लेने वालों को, डिप्रेस वाले लोगों को नहीं रखता मेरी टीम में। मेरी टीम में रहना है तो बब्बर शेर बन के रहना होगा। मैं कभी भी डिप्रेस्ड वाले लोगों को नहीं रखूंगा, टेंशन करने वाले, चिंता करने वाले ऐसे लोगों को नहीं रखूंगा, बब्बर शेरों को रखूंगा। तो याद रखना, मेरी टीम में रहना है, वुगली की टीम में रहना है तो खुश रहना है, नो टेंशन रहना है, बब्बर शेर की तरह रहना है, बब्बर शेरनी की तरह रहना है। एग्ज़ाम देने जाना है, खूब पढ़ना है, मौज मस्ती करना है, हंसना खेलना है, कूदना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। गुड नाइट। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। यदि वुगली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा वुगली चैनल को। आज ही वुगली ऐप डाउनलोड करिएगा और हमारा पूरा फुल बैच चल रहा है वुगली पर, उसे ज्वाइन करिएगा थ्योरी लेक्चर्स पढ़ने के लिए पूरा सिस्टमेटिक मैनर में। और अर्जुन सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बेस्ट कंटेंट्स और बेस्ट लेक्चर और बेस्ट स्टडी मटेरियल आप तक हम पहुंचा सकें। और याद रखिएगा, कहीं भी अपना टाइम एंड मनी वेस्ट ना करें। वुगली इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियाज, वन ऑफ द बेस्ट platform that commit the selection, that commit for the selection. Thank you so much. Bye bye.